हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्स में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संघ की न्यायपालिका या द यूनियन जुडिशरी के बारे में। दोस्तों, हमारी संघ की न्यायपालिका में सबसे पहला जो अनुच्छेद या आर्टिकल आता है दोस्तों, वह आता है आर्टिकल 124 या अनुच्छेद 124, जिसमें बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 124 पार्ट 1, जिसमें बताया गया दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना है वह 1950 में की गई और 2008 के बाद दोस्तों इसमें एक चीफ जस्टिस और 30 दूसरे जज हैं। दोस्तों, इससे पहले इनकी संख्या काफ़ी बार बदली और यह घटी भी और बढ़ी भी। इसके बाद दोस्तों आता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। और दोस्तों, जो अदर जज हैं या जो दूसरे जज होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दूसरे जो दोस्तों 30 जज हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि दोस्तों उनको जो सलाह देंगे वो देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को, और फिर दूसरे 30 जजों की नियुक्ति हो पाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनकी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी एलिजिबिलिटीज़ या योग्यताओं के से रिलेटेड बात करते हैं। दोस्तों, इनकी उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए और इन्हें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए हाई कोर्ट जज। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने कम से कम भी 10 साल प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए या वकालत की हुई होनी चाहिए हाई कोर्ट में। इसके बाद दोस्तों आता है कि इनको शपथ कौन दिलवाता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं उनको राष्ट्रपति जी के द्वारा ही शपथ दिलवाई जाती है और ये रिजाइन भी किन को देते हैं, राष्ट्रपति जी को ही। इसी के साथ दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष तक का होता है या 65 वर्ष की उम्र होने तक इनका कार्यकाल होता है। दोस्तों, आर्टिकल 125 में बताया गया है कि जो सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि जो आर्टिकल 125 है या अनुच्छेद 125 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी सैलरीज और भत्तों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इनकी जो सैलरीज और भत्ते हैं या अलाउंस हैं वे दोस्तों संचित निधि से दिए जाते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट होने के बाद कभी भी इनकी सैलरी में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 126, जिसमें बताया गया है कि इन अब्सेंस ऑफ सीजीआई द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज विल डू हिज वर्क। यानी कि जब भी कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट होंगे तो उनके बाद जो सबसे ज़्यादा सीनियर जज होगा वह उनका कार्य करेगा। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 127, जिसमें बताया गया है दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह राइट है या उनके पास अधिकार है कि वह किसी भी हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 2 साल के लिए परमिशन दे सकते हैं बैठने के लिए या वकालत करने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा तभी होगा जब वे परमिशन ले लेते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमिशन ले लेते हैं राष्ट्रपति से। यानी कि सीधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को यह परमिशन दे सकते हैं राष्ट्रपति से सलाह लेकर कि वो 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठकर वकालत कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों वह जो जिनको जज को अपॉइंट करेगा या नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट जज न कहलवाकर वह केवल एडिशनल जज कहलाया जाएगा। यानी कि जिस भी व्यक्ति को जो हाई कोर्ट में जज था उसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, वह एडिशनल जज कहलाया जाएगा और उसके सैलरी और बेनिफिट जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हीं के बराबर होंगे। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 128, जिसमें यह बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई को यह अधिकार है कि वह किसी भी जज को रिटायर कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों टर्मिनेशन प्रोसेस या निलंबन प्रक्रिया ऑफ आवर जजेज, कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटा सकते हैं या उनकी निलंबन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, जब कोई भी जज गैर संवैधानिक कार्य कर दे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर दे या खुद ही असमर्थता जाहिर कर दे किसी काम को करने के लिए, तो दोस्तों उनको जज इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग हटाया जा सकता है। दोस्तों 100 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा दोस्तों एक प्रस्ताव भेजते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास और लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए मना भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों यह एक्सेप्ट कर लिया जाता है
तो फिर 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें एक तो होते हैं दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर जज होते हैं। और दोस्तों जैसे ही उन पर आरोप सिद्ध कर दिया जाता है या किसी भी जज पर आरोप सिद्ध कर दिया जाता है तो राज्यसभा और लोकसभा में वोटिंग होती है। और जब इस वोटिंग का 2/3 बहुमत से यह सिद्ध हो जाता है कि जज आरोपी है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को दोस्तों टर्मिनेट कर दिया जाता है या उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे लिबर्टी ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रताओं के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंपलसरी एडवाइस ऑफ सीजीआई इन अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोई भी नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंपलसरी एडवाइस लेना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों सैलरीज एंड अलाउंस कांट बी रिड्यूस आफ्टर अपॉइंटमेंट, की इनकी नियुक्ति के बाद इनके वेतन और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसी के साथ इन्हें स्वतंत्रता मिलती है कि इनके बारे में संसद, विधानसभा, विधानमंडल में कोई भी इनकी जज की या कोई भी व्यक्ति संसद, विधानसभा या विधानमंडल में किसी भी जज के प्रकृति और कार्य क्षमता के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसी के साथ दोस्तों यह पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ सॉरीज के लिए, सैलरीज एंड अलाउंस के लिए। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि रिटायर्ड जज कांट प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया, कि जो भी जज सुप्रीम कोर्ट में एक बार प्रैक्टिस कर लेता है या एक बार रिटायर्ड वहाँ से हो जाता है तो उसके बाद वह इंडिया में कहीं पर भी अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकता। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 129, जिसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय है और सभी को इसके डिसीजन मानने चाहिए। उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के भी लिए भी यह जरूरी है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माने या जो उन्होंने न्याय दिया है उसका सम्मान करें। यह दोस्तों उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट की बातों को मानना एक कर्तव्य है। अगर दोस्तों कहीं पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना होती है और दंड फैसले के या उनके द्वारा दिए गए किसी दंड को और फैसले को नहीं माना जाता तो दोस्तों फिर होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कोर्ट की अवहेलना। इसमें दोस्तों 6 महीने तक कारावास हो सकती है और 2000 रुपये जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोस्तों दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आर्टिकल 130 की, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट शुड बी ऑलवेज यानी कि ऑलवेज इन नेशनल कैपिटल और नियर टू दी प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह हमेशा ही राष्ट्र राजधानी और जो हमारी कैपिटल होती है उसमें होगा और हमेशा प्रेसिडेंट ऑफिस के पास होगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं वर्क्स एंड पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट की हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट कैन गिव इट्स जुडिशियल रिव्यू ऑन एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि जो भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है उस पर यह अपना रिव्यू दे सकता है या न्यायिक रिव्यू दे सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ इशू ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति सीधा न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जैसे कि हो गए फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या फिर किसी राष्ट्र नेशनल इशू या कोई ऐसा इशू है राष्ट्र का तो उससे के लिए कोई भी व्यक्ति जा सकता है। इसके लिए दोस्तों मिनिमम 3 जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट जज उनकी एक खंडपीठ बना दी जाती है जो उसके लिए निर्णय देगी। इसके बाद दोस्तों कुछ अपीलिंग पावर भी होती है या अपीलीय अधिकार भी होते हैं हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के। इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है आर्टिकल 132 जिसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, संवैधानिक मामले। उसके साथ साथ दोस्तों आर्टिकल 133 यानी कि सिविल केसेज और दीवानी मामले, आर्टिकल 134 क्रिमिनल केसेज, फौजदारी मामले, आर्टिकल 136 में आते हैं दोस्तों स्पेशल केसेज या विशिष्ट मामले। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 139 के बारे में। दोस्तों इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन टेक ओवर एनी रनिंग केस फ्रॉम हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय में चल रहे मामले पर सर्वोच्च न्यायालय कभी भी कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कैन मेक लॉज फॉर दी लोअर कोर्ट, यानी कि जो उच्च न्यायालय है वह निम्न न्यायालय के लिए कानून बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बताता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कैन कैंसिल एनी डिसीजन टेकन बाय द लोअर कोर्ट, यानी कि जो हमारा उच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों वह निम्न न्यायालय के द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को खारिज कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों कुछ
एडवाइजरी पावर्स भी होती हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी कि अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जो जज होते हैं दोस्तों, वो एडवाइस देते हैं हमारे राष्ट्रपति को। यानी कि जो परामर्श शक्ति होती है उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी 5 जज अगर राष्ट्रपति को ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें सलाह दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आता है आर्टिकल 148, जिसमें बात की गई है कैग के बारे में या कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों इन्हें हिंदी में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहा जाता है, जो केंद्रीय सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर सिर्फ इनकी पोस्टों के बारे में यह ही कहा गया है कि इनका कार्य होता है कि संघ क्षेत्र में या राज्य क्षेत्र में जो भी ग्रांट या पैसा और अनुदान सरकार के द्वारा दिया गया है उसका कानूनी रूप से सही इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। दोस्तों इनकी अपॉइंटमेंट या इनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनकी जो ये शपथ लेते हैं वह भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलवाई जाती है। इनका रेजिग्नेशन भी दोस्तों प्रेसिडेंट ही के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है, और टर्म ऑफ सर्विस होती है इनके दोस्तों 6 या 65 वर्ष के बीच में, यानी कि जो भी इनसे पहले हो जाए। दोस्तों तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।